नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। फाइनली यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है और अब आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं उसी पेपर की आंसर की को। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक के सवालों को और उसके साथ में उसके आंसर्स को। उसके बाद आगे आने वाली वीडियोज़ में बाकी पेपर्स, बाकी सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। ऑल्सो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि हम जो इस पर्टिकुलर वीडियो में सेट को रेफर कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी सेट नंबर ए। सेट नंबर ए में दोस्तों 65 से लेकर के 76 तक के जो आपके सवाल थे ये सीधे सीधे एट अ स्ट्रेच साइंस एंड टेक से पूछे गए थे। एक ब्रीफ एनालिसिस, एक ब्रॉड आइडिया अगर देना चाहूं तो कुल मिला के जो आपका इस बार का साइंस एंड टेक का पेपर है इसमें पिछले बार के साइंस एंड टेक के पेपर से काफी बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिला है। 2020 का जो हमारा पेपर था दोस्तों वो बेसिकली डील करता था करंट अफेयर्स के साथ और 2021 का जो हमारा पेपर है इसमें हमें करंट अफेयर्स के सवाल साइंस एंड टेक के क्षेत्र में ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिले हैं। अधिकतर जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो स्टैटिक कंटेंट से देखने को मिले हैं। एक दो चीजें संबंधित हैं करंट अफेयर्स के साथ, लेकिन अगेन उसमें करंट अफेयर्स का जो टॉपिक था या फिर जो पॉइंट था वो एक्चुअली नहीं पूछा गया है। चीज जो पूछी गई है वो अगेन स्टैटिक पार्ट को ही पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से इस आंसर की को डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है तो ये वाला मेरा हैंडल इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। विद रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Genetic engineering is applied in the development of these vaccines. Bacteria and viruses are used as vectors. दोस्तों इसमें बेसिकली एक नई तरह की वैक्सीन है। अक्सर हम लोग किस तरह की वैक्सीन की बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है या फिर अटेन्युएटेड वैक्सीन होती है, लेकिन आज की डेट में एक नई तरह की वैक्सीन की भी बातचीत होनी शुरू हो गई थी जिसको कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कहा जा रहा है। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें जो आपका लाइव वायरस है इसको आप इस तरीके से इंजीनियर कर देते हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा जीन्स को भी कैरी कर सकता है। नाउ इसमें इन्होंने पहली बात तो ये है कि इस पूरे के पूरे चीज को करवाने के लिए भी आपका जो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो टेक्निक होती है वही टेक्निक का इस्तेमाल आप यहां पर भी कर रहे हैं। यानी कि आप जो आपका वायरस है उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा जीन्स को भेज रहे हैं, यानी कि आपका वायरस एक तरीके से वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। इसका मतलब वैक्सीन जिसके अंदर वायरस होता है वो एक तरह के वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है और क्योंकि रिकॉम्बिनेंट तरीके से यहाँ पे अंदर इसको भेजा जा रहा है इसका मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल तो किया ही जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। दोस्तों इसमें ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अभी तक स्टडी सामने नहीं आई है। इन्होंने कहा है वी कंसिडर द वायरल वैक्सीन्स एंड फोकस ऑन वैक्सीन्स दैट कॉज द शॉर्ट ड्यूरेशन इन्फेक्शंस। द आइडियाज वी डिस्कस ऑल्सो अप्लाई टू लाइव वैक्सीन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बैक्टीरिया को भी एक तरीके से वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा आइडियाज़, बहुत ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई हैं। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इसमें हमारी जो टेक्निक है या फिर जो हमारी ट्रिक्स हैं साइंस एंड टेक वाली वो काम कर जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंने आपको साइंस एंड टेक को लेकर कई बार इस तरह की टेक्निक्स की चर्चा करी है कि जब भी साइंस एंड टेक में अगर ये लिखा हो कि इट कैन बी डन, है ना, तो वो नॉर्मली सही ही होता है, क्योंकि साइंस इतना ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है ही है। आप देखिए, passing on the mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of the egg। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ना तो ये है, ना ये है और ना ही ये ईदर वाला वर्ड है कि बिफोर आफ्टर। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों यहाँ पे बनता है कैन। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये होने की संभावना बिल्कुल बनती है। एज्यूम कर रहा हूं कि आपको इतनी डेप्थ में हेरिडिटरी डिजीजेस के बारे में या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के बारे में नहीं मालूम। उसके बगैर भी आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखते तो कैन वर्ड के बेसिस पर भी आप इसको सही जवाब दे सकते थे कि जी हाँ पॉसिबल तो डेफिनेटली है। ये देखिए आपके सामने है
ये वाली न्यूज़ है, ये वाली न्यूज़ आपके सामने है। जीन एडिटिंग कुड प्रिवेंट द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन चिल्ड्रन, यानी कि आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को प्रिवेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है, और अगर ये आपको हो जाए उसके बाद इसको ट्रीट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आजकल बातें चल रही हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की, जो कि किसी भी स्टेज पे हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जामिनर ने हिंट दिया कि इट कैन बी डन, तो डेफिनेटली जी हाँ, कैन होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर इस तरह के सवाल जब अगले साल आएंगे तब भी आप इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, चाइल्ड इनहेरिट्स द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। ये क्यों गलत है? बड़ी आसान बात है। अगेन हमने कितनी बार आपको बताया है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जब भी कोई आप ऐसा स्टेटमेंट देखते हैं जो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है, उसके गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए, एंटायरली एक एक्सट्रीम वर्ड है, नॉट एक एक्सट्रीम वर्ड है। अब ध्यान से देखिए, आपके सामने मैंने कई सारी इनहेरिटेंस के टाइप्स को शेयर किया है। ये सारे के सारे इनहेरिटेंस टाइप्स बेसिकली बताते हैं कि जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल जो इनहेरिटेंस है वो आप कहीं ना कहीं दोनों पेरेंट्स से ले सकते हैं। आपके सामने ये वाली खबर भी है, फादर्स कैन पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टू चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में क्या लिखा हुआ है, only the mitochondrial disorders which are caused by mutations in the mitochondrial DNA are exclusively inherited from the mothers। यानी कि केवल वो वाला माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर जो कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन होती है, केवल वही आप मदर से लेकर आते हैं, बाकी आप मदर से नहीं, बाकी आप फादर से भी ले सकते हैं। यहां पर इसने क्या कहा है, अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस तो कई तरह की होती हैं। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि केवल आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो म्यूटेशन वाली डिजीज है केवल वो वाली मदर से आती है सर, बाकी तो आपकी फादर से भी आ सकती हैं। आपके सामने ये वाला आर्टिकल भी है कि फादर्स कैन पास द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टू द चिल्ड्रन। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका हो जाएगा फॉल्स। ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला जो सवाल था, अगर आपको नहीं भी आता था तब भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, बिकॉज इसमें जो हमारी ट्रिक्स हैं वो काम कर जाती हैं। हेंस ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इजीएस्ट क्वेश्चन कहूंगा इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन का, साइंस एंड टेक का स्पेसिफिकली। बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 कई बार बात कर चुके हैं दोस्तों। भारत में आपको मालूम होगा बीटी कॉटन को अप्रूवल दिया गया है, अनुमति दी गई है बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। और ये वाली जो बॉल गार्ड 1 बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज हैं, बेसिकली बीटी कॉटन को ही प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉल गार्ड BT cotton is India's first biotech crop technology approved for commercialization in India in 2002, followed by ball guard 2। और उसके बाद बॉल गार्ड कॉटन जो है इस तरीके से टेक्नोलॉजी बनाया गया है कि कॉटन को आप अमेरिकन बॉलवर्म, जिसका नाम ये है, इससे बचा पाते हैं, ठीक है। हेंस आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, डेवलपिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगेन वही वाली ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है। ये भी बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम। सर जब फिर से कैन आ गया तो साइंस में होने को तो कुछ भी हो सकता है, राइट। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूं, बट आप खुद सोचिए, हम बात कर रहे हैं कैन की, क्या ये हो सकता है? तो जी हाँ, होने को तो हो ही सकता है। हर बच्चे ने, जो भी बच्चा 10th क्लास तक बायोलॉजी पढ़कर आता है, उसको इतना डेफिनेटली मालूम होता है कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 डेफिनेटली ट्रू है। आपको लेबोरेटरी में किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर उगाना है, आपको उसको क्या देना होगा? आपको उसको देना होगा न्यूट्रिशन, जिसको कि हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उसको क्या कहा जाता है? अगार मीडियम कहा जाता है। अगार मीडियम में बैक्टीरिया और फंजाई को उगाना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही इजीली इनको उगाया जा सकता है। आपके सामने है फंजाई सच एज यीस्ट, उसके बाद आपका जो बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस, इन दोनों को उगाना बहुत ही आसान है, हर तरह के काम में इस्तेमाल होता भी है। सवाल आता है वायरस को लेकर कि क्या आप इसको भी उगा सकते हैं? दोस्तों वायरस को उगाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अगेन ध्यान से देखिएगा कि येस इट कैन बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम। फर्क केवल इतना है कि वायरस को उगाने के लिए आपको चाहिए पड़ता है एक लिविंग होस्ट। अगर लिविंग होस्ट अवेलेबल नहीं होगा तो वायरस को कल्चर करना या रिप्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब आप वायरस को उगा तो डेफिनेटली सकते ही हैं। अगेन जो आपका आंसर बना वो क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। अगेन फिर से वही बात बोल रहा हूं कि जब बात हो रही है कैन की, तो सर कैन तो पॉसिबल है, ये तो कोई मना कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं आता तो आप इसमें गलती कर सकते हैं। अक्सर बच्चों ने एडिनो वायरस और रेट्रोवायरस का नाम सुना तो होता है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जानते कि एडिनो वायरस के अंदर जो आपके डीएनए के जीनोम है वो कैसे हैं, आरएनए के जीनोम है वो कैसे हैं। अब देखिए,
रेट्रोवायरस का नाम हर किसी ने सुना होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ HIV एड्स, और ऑप्शन नंबर 2 आपकी यहीं पर आती है। कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एडिनोवायरस वेयर एज एड्स इज कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस। तो जी हाँ सर, रेट्रोवायरस जिसको कि हम लोग HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये आपके एड्स की बीमारी को कॉज करता है। और एडिनोवायरस से आपकी कई तरह की छोटी छोटी बीमारियां, फॉर एग्जांपल आपको छोटा मोटा बुखार होना, थोड़ा गले में खराश होनी, ब्रोंकाइटिस, उसके बाद निमोनिया, डायरिया, पिंक आई, जो आपकी नॉर्मल बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं, ये बेसिकली एडिनोवायरस की वजह से होती हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका डेफिनेटली ट्रू है, आपके सामने इसके सोल्यूशंस लिखे हुए हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, एडिनोवायरस बेसिकली आपका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम नहीं होता है। ये देखिए, जीनोम ऑफ एडिनोवायरस क्या है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड DNA, यानी कि ये गलत हो गया। वेयर रेट्रोवायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम, वेयर रेट्रोवायरस में आपका क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कंप्लीटली गलत है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर B2 ओनली आपका सही जवाब बन जाता है। अगला सवाल, ये भी काफ़ी बेसिक स्टैटिक साइंस का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि इस बार हमें बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। नॉर्मली इतने आसान साइंस के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। हम सभी को मालूम है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है या नहीं? तो क्यों ऐसा होता है कि वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड? दोस्तों, हमें मालूम है कि वाटर के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपकी यहाँ पर एनर्जी रखने वाली 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। किस किस के ऊपर पॉजिटिव होता है सर? हाइड्रोजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वाटर की डायपोलर नेचर। तो इसीलिए, क्योंकि वाटर की डायपोलर नेचर होती है, इसीलिए वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें काफी बच्चे गलती कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे कंपैरिजन करने को बोला गया था एलईडी लैंप्स का और सोडियम लैंप्स का। सोडियम लैंप्स और एलईडी लैंप्स क्या होते हैं? यहाँ पर आपके सामने चित्र दिखाया हुआ है मैंने, ये देखिए, जो इस तरफ की आपकी सड़क के ऊपर लाइटिंग है, ये एलईडी लैंप्स के द्वारा करी गई है, जो कि ऑलमोस्ट देखने में व्हाइट लाइट की तरह आती है। और जो इस तरह की लाइटिंग है, जो कि आपको येलो लाइट देखने को मिलती है, आप खुद देखिए कि हमारे जो आजकल के बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर आपको व्हाइट लाइट देखने को मिलती है। जिन शहरों में नई डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ व्हाइट लाइट देखने को मिलती है। लेकिन जो पुराने बने हुए शहर हैं, जो पुरानी बनी हुई सड़कें हैं, उनके ऊपर हमें आज भी येलो कलर की लाइट्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये येलो कलर की लाइट्स को बेसिकली सोडियम लैंप्स कहा जाता था, और ये जो आजकल चलन में आ गई हैं, इनको एलईडी लैंप्स कहा जाता है। एक चीज को लेकर हम सभी लोग जानते हैं कि एलईडी लैंप्स की जो लाइफ का स्पैन है, वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पे आपका हो जाएगा एलिमिनेट। एज स्ट्रीट लाइट्स, सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू एलईडी लैंप्स। तो जी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये देखिए, एलईडी लाइट्स के लाइफ स्पैन की बात करें तो 25,000 घंटों से लेकर कम से कम 2 लाख घंटों तक ये चल जाती हैं। अगर मैं हाई प्रेशर सोडियम लैंप्स की बात करूं तो इनका लाइफ स्पैन बेसिकली 24,000 घंटों के आसपास का ही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 डेफिनेटली गलत है। 2 गलत है तो ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। बच गया 1 और 3। ए और सी में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, यानी कि 3 तो डेफिनेटली ट्रू है। और 3 देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक व्हाइल एलईडी लैंप्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेजेस इन स्ट्रीट लाइटिंग। बिल्कुल सही बात है। यहां पर तो आपको एक मोनोक्रोमैटिक लाइट ही मिलेगी, हमेशा आपको येलो मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको अलग अलग तरह की लाइट्स मिल सकती हैं। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। हेंस ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही है, और वैसे भी दोनों में कॉमन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे ऑप्शन नंबर 1 में। सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप्स। दोस्तों, ये एक सच बात है। जो आपके एलईडी लैंप्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा, एलईडी लैंप्स का जो बल्ब का एंगल होता है, ये केवल 180 डिग्री का ही बल्ब का एंगल होता है। ऐसा जानबूझ के किया जाता है बिकॉज सो दैट आपकी जो लाइट है वो एक टारगेटेड तरीके से आए। यानी कि मान लीजिए ये आपका एक तरह का एलईडी लैंप है, तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो लाइट है उसको केवल इस तरीके से ही ड्रॉप करेगा। इसको ये ऊपर को ड्रॉप नहीं करेगा, इसको इधर को ड्रॉप नहीं करेगा। ये इसका काम नहीं है, क्योंकि ये एक टारगेटेड तरीके से लाइट को शो करता है। वहीं हम बात करते हैं हाई प्रेशर सोडियम लैंप की। इसका जो बल्ब का एंगल होता है 360 डिग्री बल्ब एंगल होता है, इसीलिए इसमें आपकी बिजली का भी खर्चा ज़्यादा आ जाता है, जबकि हमें उतनी ज़्यादा लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए सोडियम लैंप्स जो हैं ये 360 डिग्री में लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एलईडी लैंप्स जो हैं ये केवल 180 डिग्री में ही लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा दोस्तों यहाँ पर सही जवाब। वेरी वेरी ट्रिकी स्टेटमेंट गिवन बाय द एग्जामिनर। अक्सर बच्चे इसको गलत कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको गलत नहीं करना था। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते आप इसका जवाब सही दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों।
और ये क्वेश्चन, ये मैं कहूंगा सीधा सीधा करंट अफेयर्स बेस्ड साइंस एंड टेक का सवाल है। द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे, इसको देख लीजिए एडिनो वायरस, इसको देख लीजिए बैक्टीरिया फंजाई, इसको देख लीजिए आपका बीमारी के बारे में है, ये देख लीजिए बीमारी के बारे में है। मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायोटेक से ऊपर। जनरली हम बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल दोस्तों नहीं पूछे गए हैं। द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ACE2 क्या चीज है? जो लोग थोड़ा बहुत भी मेडिकल साइंस के बारे में जानते होंगे उनको मालूम होगा ACE2 बेसिकली एक तरह का एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। काफी बड़ी भूमिका निभाता है, अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स इन द इंटेस्टाइन्स, किडनी, टेस्टिस, गॉल ब्लैडर एंड हार्ट, और ये बेसिकली ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। नाउ एक रिसर्च सामने आई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि ACE2 का जो एंजाइम है ये आपकी वायरल इन्फेक्शन को एनहांस कर रहा है, वायरल इन्फेक्शन को एग्रेवेट कर रहा है, उसकी जो आपकी अंडरलाइंग बीमारी है उसको ये ज़्यादा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेड ऑफ द वायरल डिजीजेस। जीन्स इंट्रोड्यूस इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जी नहीं। डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जी नहीं। रेडियो कॉलर्स फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बिस्फेनॉल ए। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा बहुत भी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आपने डेफिनेटली बिस्फेनॉल ए के बारे में सुना होगा कि ये एक तरह का कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है। जो भी लोग बिस्फेनॉल ए वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों में काफ़ी सारे हमें ह्यूमन सिम्टम्स इस तरह के देखने को मिले हैं कि उनकी हेल्थ यहाँ पे खराब हुई है। दोस्तों इन विच ऑफ द, ये जो एक तरह का आपका स्ट्रक्चरल की कॉम्पोनेंट है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स इसका इस्तेमाल होता है, ये आपको बताना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पॉलीकार्बोनेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिस्फेनॉल ए और BPA इज अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड टू मेक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स, इपॉक्सी रेजिन्स एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। CD एंड DVD केसेस, आई ग्लास लेंसेज, शैटर प्रूफ पॉलीकार्बोनेट हार्ड प्लास्टिक, लाइनिंग्स फॉर द कैंड फूड्स एंड बेवरेजेस, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपकी पॉलीकार्बोनेट्स होती हैं, जो कि बिस्फेनॉल ए इसी के थ्रू आपका एक तरीके से निकल के यहीं से आपका बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिक्लोसान की बात करते हैं। वेरी कॉमनली नोन ट्रिक्लोसान। अगेन काफ़ी लोग इसको जो है कॉमनली आपस में बात करते रहते हैं कि टॉयलेटरीज में हमें ट्रिक्लोसान देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपका टूथपेस्ट है, आपका सोप है, आपका डिटर्जेंट है, आपका टॉय है, आपका सर्जिकल क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इन सभी चीज़ों में एक एंटी बैक्टीरियल और एक एंटी फंगल एजेंट होता है इन वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसको टॉयलेटरीज यहाँ पे सही जवाब बन जाता है। अगेन देख लीजिए आपकी अगेन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो बायोटेक के इलाके से पूछे गए हैं, बाकी जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं उनको टच अपॉन नहीं किया गया है। देन द लास्ट क्वेश्चन, ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेस बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी एक सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर्स। दोस्तों सभी जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में इसलिए मेजर किया जाता है बिकॉज जो आपकी लाइट ईयर का यूनिट होता है ये डिपेंड करता है लाइट की स्पीड के ऊपर, और दुनिया में अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो केवल लाइट की स्पीड है, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा था और हम सभी जानते भी हैं। दो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो आपका डिस्टेंस है अगर हम किलोमीटर में देखेंगे तो वो बढ़ भी सकता है, लेकिन लाइट में देखेंगे, लाइट ईयर में देखेंगे तो बेसिकली हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जी हाँ लाइट को यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है, उसके बेसिस पर लाइट ईयर में इसको मेजर किया जाता है। सो ये गलत है। डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, जी नहीं ये गलत है। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो ए और बी तो आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते थे। कंफ्यूजन होती सी और डी में। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। दोस्तों लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात सही है या गलत है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा सही जवाब। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम, हेंस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ये थे आपके साइंस एंड टेक के सवाल। आगे आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में हमारी पाथफाइंडर की टीम आपके लिए और भी आंसर कीज को जल्द से जल्द पेश करेगी। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि यूपीएससी सीएसई 2021 की कंप्लीट प्रीलिम्स एनालिसिस को फिर से डिस्कस किया जाएगा स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म के ऊपर। जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। वहां पर हम लोग इसके सोर्सेज के बारे में बात भी करेंगे कि सवाल कहां से पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ध्यान रखिए मेरा कोड इस्तेमाल करते हुए आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और ये सारे के सारे बैचेस आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगे। इसके अलावा ये वाले बैचेस भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। नॉट ओनली दैट, do not forget to enroll in the combat using my code ANI UPSC. Thank you for listening. Stay tuned.